नमस्कार बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में आप 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। इस क्रम में आपको 2016 एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक विस्तार से हल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसका अध्ययन जरूर से जरूर करें। सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों भाई? तो विद्युत फ्यूज तार जो होते हैं, विद्युत फ्यूज तार वो 3+ लेड से बना मिश्र धातु है। टीन लगभग 63% रहता है और लेड लगभग 37% रहता है। तो ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु होने के कारण इसका गलनांक बहुत कम है। गलनांक इसका मात्र 183 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही इसमें प्रतिरोध उच्च होता है किसी कारणवश, तो ये तार विद्युत फ्यूज गल जाते हैं और उपकरण तार गलने के कारण परिपथ जो है वो बंद हो जाता है और जो उपकरण हैं लगे हुए वो उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये पिछली परीक्षाओं में भी ये पूछा गया सवाल है। तो ये ओम के नियम जो होते हैं V बराबर I/R के अनुसार यदि आप निकालिएगा तो क्या होगा भाई? आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, अर्थात R ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I। V विभवांतर है, I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। तो R बराबर V/I, तो इसमें B ऑप्शन दिखता है, B। इसी से निकला ये ओम के नियम से ही ये प्रतिरोध का सूत्र निकाला गया। तीसरा सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो कोई भी जो रासायनिक बैटरी है, रासायनिक बैटरी, इस बैटरी में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस धारा को क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा, DC डायरेक्ट करंट। और घरों में जो बिजली हम लोग जलाते हैं उसमें जो विद्युत धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है, AC करंट, अल्टरनेट करंट। तो बैटरी आपको पूछा गया है, तो बैटरी में एक ही दिशा में
धारा प्रवाहित होती है, जिसको दिष्ट धारा कहते हैं। सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा गया ये सवाल है परीक्षा में। तो ये अवतल दर्पण होता है, आप चित्र भी देख रहे हैं, इसमें एक अवतल दर्पण बनाया गया है और इसमें फोकस और ध्रुव के बीच जिनकी दाढ़ी बनानी होती है उनको बिठाया जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब है चेहरे का वो बड़ा, सीधा और आभासी दिखता है, जिससे बाल दाढ़ी साफ साफ दिखते हैं, दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग, कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या? वोल्ट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। 1 वोल्ट बराबर, वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। इसको परिभाषित रूप में आप यदि समझना चाहते हैं तो कोई विद्युत परिपथ है, मान लीजिए विद्युत परिपथ हम बनाते हैं, ये मान लीजिए 2 बिंदु है विद्युत परिपथ का। यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये मान लीजिए हमको 1 कूलम आवेश को, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ हम लाना चाहते हैं, जिसमें हमको 1 जूल कार्य करना पड़ा। 1 जूल कार्य करने के बाद ये 1 कूलम आवेश इस बिंदु पर पहुंचा। तो दोनों बिंदुओं के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर कितना हुआ? विभवांतर 1 वोल्ट हुआ। इसी को भी से सूचित किया जाता है और यही है विभवांतर वोल्ट की भी परिभाषा। आंसर ए हुआ इसका। सवाल है आपके सामने कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, उसके 2 नियम होते हैं। आइए हम लोग मूल बुक में देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया साइन आई बोलते हैं इसको, तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर बोलते हैं, का अनुपात एक नियतांक अर्थात म्यू होता है। तो ये स्नेल का नियम कहलाता है। ये स्नेल का नियम है। आप देखिए, ये साइन आई बटा साइन आर, यही नियतांक है जिसको हम लोग म्यू बोलेंगे। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो देखिए, अभी तुरंत हमने ऊपर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त बताया है कि 1 वोल्ट भी बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। आगे का क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात सी आंसर होगा। क्यों भाई? तो श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटते हैं और शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा दोनों शरीर को प्रदान करते हैं। तो इसमें ऊष्मा निष्कासित हुआ, इसलिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। सवाल है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक? तो यहाँ पर आप देखिए Ag, जिसको चांदी कहते हैं, तो चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। क्यों भाई? तो इसकी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता सबसे कम है, सबसे कम है इसकी प्रतिरोधकता, अर्थात ये अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने का कुछ भी बहुत कम विरोध प्रतिरोध करता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है और विद्युत धारा आसानी से चांदी से होकर प्रवाहित होता है, इसलिए सर्वोत्तम सुचालक चांदी Ag को माना जाता है। अब देखिए आप सवाल कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया सवाल है ये। तो ये है उदग्र स्तंभ आवर्त सारणी में, और इसमें 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग कहिए या 18 समूह होते हैं। तो उदग्र स्तंभ को या तो वर्ग कहिए आप या समूह कह सकते हैं। समूह, वर्ग या समूह। और ये जो पड़ी रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं शेष। ये इसको आवर्त कहते हैं। देखिए कि सवाल है निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाए जाएं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उपधातु। तो इसमें मुख्य रूप से 7 उपधातु है। 7 उपधातुओं की संख्या है। जैसे आप ध्यान से देखें, बोरोन, बोरोन जो है उसका रासायनिक सूत्र संकेत B होता है। बोरोन हुआ। Si सिलिकॉन हुआ। Ge जर्मेनियम हुआ। As आर्सेनिक हुआ। Sb एंटीमनी हुआ। Sb किसको बोलेंगे? एंटीमनी को, एंटीमनी, Sb एंटीमनी हुआ। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 उपधातु हमने लिखा है अभी तक। एक है Te टेल्यूरियम और 7वां है Po पोलोनियम, पोलोनियम। तो ये 7 उपधातु हैं। इसमें आप देखिए Sb यहाँ D आंसर में है, एंटीमनी, एंटीमनी उपधातु हो गया। फिर
लोहा धातु है, कॉपर तांबा धातु है, निकेल धातु है। सवाल है कि पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। किसका किसका भाई? तो ये Cu+Zn अर्थात तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तो पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, और यह एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो आंसर होगा क्या ये इसका? सी, मिश्र धातु। देखिए पीएच स्केल वाला क्वेश्चन फिर से आपको पूछ दिया गया। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आप जानते हैं 7 जिसका हुआ वो उदासीन होगा, ये जल है। 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय होगा, ये क्षार है। और 7 से कम जिसका होगा वो अम्लीय होगा। तो बी आंसर हुआ इसका। सवाल क्या है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन सा है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें मीथेन है, जिसका रासायनिक सूत्र होगा CH4। अर्थात केवल एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलकर एकल बंध बना रहा है। तो ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन, सबसे छोटा और सरलतम हाइड्रोकार्बन। इथेन का कितना है आप देखिए। इथेन C2H6 है, ये अब सरलतम नहीं रहा, इसमें कार्बन के 2 परमाणु हो गए। प्रोपेन, तो प्रोपेन C3H8 हो गया, इसमें कार्बन के 3 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के 8 परमाणु। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो गया C4H10, इसमें कार्बन के 4 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के 10 परमाणु। इसलिए इसमें सबसे सरलतम जो है वो मीथेन ही है। अमीबा में कूटपाद होता है भाई। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो वो अमीबा में पाया जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा, और भोजन पकड़ने के लिए, भोजन पकड़ने तथा गति के लिए भी, दोनों के लिए इसमें एक कोशिकीय झिल्ली जो ये आगे बढ़ाता है, तो ये एक अस्थायी संरचना का निर्माण करता है, जिसको कूटपाद कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये अमीबा का एक चित्र है। यहाँ पर खाद्य कण को पकड़ने के लिए ये क्या क्या कर रहा है? कोशिकीय झिल्ली को आगे बढ़ाया। तो ये जो झिल्ली है आगे जो बढ़ा है, इसी को पदाभ या कूटपाद कहते हैं। ये अमीबा में होता है। सवाल है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? ये कहाँ होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों में होता है। ये पहले भी पूछा गया सवाल है। आइए एक चित्र देखते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये फूलों में पाए जाने वाला वर्तिकाग्र का एक चित्र है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक नर जनन अंग है फूलों का, नर जनन अंग, जिसको पुंकेसर कहते हैं। ये जो रेड जैसा है ये क्या है?
पुंकेसर है। फूलों का ये नर जनन अंग है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं जो अंडाशय है इसको बोलते हैं स्त्री केसर, ये मादा जनन अंग हुआ इसका। और यहाँ पर वर्तिकाग्र के मुंह पर जो है परागन की क्रिया होती है, परिणाम स्वरूप निषेचन की क्रिया पूरी होकर अंडाशय तक पहुँचती है, यहीं पर मादा युग्मक बनते हैं। तो इस तरह से फूलों में ही जनन का काम, लैंगिक जनन का काम होता है। सवाल है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो ये वृक्क जो है जिसको किडनी भी कहते हैं, उत्सर्जी अंग यही है प्रमुख रूप से, जिससे क्या होता है इस अंग से कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ब्लड में, तो उस ब्लड को छान कर रक्त को छान कर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि जो है वो ब्लड से छानकर मूत्र के रूप में बाहर कर देता है। कौन? किडनी। तो ये उत्सर्जी अंग हुआ। अग्न्याशय तो पाचन में काम आता है, आंख देखने के काम आता है। सवाल है कि शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु जो पुरुष जनन अंग है, नर जनन अंग, उसके अंग वृषण में बनता है शुक्राणु। आप इस चित्र में मानव का नर जनन तंत्र देख पा रहे हैं और इसमें ये वाला जो हिस्सा है यही है वृषण, यही बनता है शुक्राणु। और ये इस नलिका द्वारा, जिसको शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं, इस नलिका द्वारा यहाँ पर आप ये काला काला जो देख रहे हैं, ये एक वाला काला, इसको शुक्राशय कहते हैं, यहीं पर जमा होता है शुक्राणु। आप देख पा रहे हैं यहाँ से निकलकर ऐसे ऐसे ये शुक्राणु यहाँ जमा होता है शुक्राशय में। तो कौन से अंग में बना भाई? तो वृषण में बना शुक्राणु। वृषण को अंग्रेजी में टेस्टीज भी कहते हैं। इस वृषण से शुक्राणु तो निकलते ही हैं, स्पर्म्स निकलते ही हैं। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी वृषण से ही स्रावित होता है। आप सवाल देखिए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? किसको इसमें से प्रकृति ने नहीं बनाया? ये संसाधन तो हैं लेकिन प्रकृति ने नहीं बनाया। वायु प्रकृति ने बनाया, मृदा मिट्टी प्रकृति ने बनाया, जल प्रकृति ने बनाया। तो ये तीनों संसाधन प्राकृतिक संसाधन हैं। लेकिन यदि हम जीवधारी की बात करें, दैट मीन्स इसमें एक उदाहरण आप मानव ले सकते हैं। तो मानव क्या करते हैं? मानव खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है जो इन तीनों चीज़ों का उपयोग कर अपने जीवन को बनाए रखता है। दैट मीन्स कि मानव जो है, मानव एक संसाधन ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है। तो इसका आंसर डी होगा। जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आप सवाल देखिए, इंसुलिन की कमी से इसमें से क्या होता है?
कितना बार यह प्रश्न पूछा गया अब तक परीक्षा में, वो आपको कहने की बात नहीं है। आप हर सीरीज में इस क्वेश्चन को देखेंगे। इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज होती है। इंसुलिन क्या है? एक इंसुलिन हार्मोन है जो पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। पैनक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। और यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसको मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं।